आज औरंगाबाद के अंदर आज हमारे जो मुसलमान के नेता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमको खुशी है, उनसे कोई हमको बैर नहीं है। सबसे पहली बात तो हम जब भी सवालात करने जाते हैं कि भाई हमारे महल्ले का विकास है, बड़े बड़े मसाइल है, औकाफ की ज़मीन है, इसके बारे में आप मुद्दा उठाओ। हम बार बार जाते रहे, बात बात पूछते रहे, कहा कि उन्होंने कहा कि 25 हमको तो 3 साल हो गए, 25 साल में चंद्रकांत खैरे ने क्या किया। भाई हम ये पूछते हैं कि वो नेता भाई हिंदू, हमारे हिंदू भाई का था, 25 साल के अंदर उन्होंने बहुत प्रगति कर दी, पूरी हर चीज़ की सहूलत ही दी थी। अब उनको तो हमने कभी वोट नहीं दिया, वोट तो हमने इनको दिए, तो हम इनसे सवाल करेंगे। ये सबसे ज़्यादा जो है तो 2 फिरकों की जो ये प्लानिंग जो चढ़ी है, 2 फिरके आप समझ गए होंगे बात के, मैं खुल के नहीं बोलूँगा। आज 2 फिरकों के अंदर जो बातें, जो हिंदू मुस्लिम की जो बातें चढ़ी है ना, ये सिर्फ सियासत है, सिर्फ सियासत को गरमाना है। जिस दिन ये इलेक्शन थम जाएंगे, ये मामला भी जो थम जाएगा। जब तक इलेक्शन चल रहे, अब देखो मीडिया रोज़ बता रही है, रोज़ डिटेल जो है तो गोदी मीडिया जो है ना, गोदी मीडिया के ऊपर खोल कर देख लो आप, पूरा सबसे ज़्यादा प्रचार तो रहेगा एक तरफ, वहाँ के यूपी के इधर के जो है तो उधर के जो इलेक्शन जो है तो गोदी मीडिया बताती थी ना, वो तो ख़त्म कर दिए। सबसे ज़्यादा गोदी मीडिया के ऊपर आ रहा है पहले हिजाब हिजाब हिजाब, पूरा टोटल आप खोल कर देखो, जब भी चैनल खोले तो वही नज़र आ रहा है। तो ये सबसे पहली बात तो ये जो मीडिया है लोगों को गुमराह करने की काम कर रही है, और ये सियासतदार भी लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम नारेगांव आए हैं और नारेगांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता सैफ पठान जी, जो अक्सर मीडिया में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं किसी न किसी बात को लेकर, और कभी कभी विवाद में भी रहते हैं, क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसी कहे जाते हैं कि काफ़ी लोगों को कड़वी लगती है, काफ़ी लोग उनको सराहते भी हैं। और आज जैसा कि पर्दे का मसला चढ़ा है, हिजाब का मसला आया है, तो हर पूरे हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में, पूरे देश में हर छोटे से छोटा, चाहे बड़ा नेता हो, कार्यकर्ता हो, वो कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, उसका विरोध दर्ज करा रहा है। और हमारा आने का एक मकसद ये भी है कि कहीं ना कहीं हर छोटे या बड़े कार्यकर्ता की बात को मीडिया के माध्यम से लाया जाए, ताकि केंद्र सरकार तक, स्टेट गवर्नमेंट तक भी बात पहुंचे कि ये मामला कितना हिसास है। यही मकसद है हमारा। कुछ लोग ये ना समझे कि इस पर कोई राजनीति हो रही है, कि कई लोगों से क्यों इंटरव्यू लिया जा रहा है, क्या चर्चाएं चल रही है। लेकिन ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं समाज को मिलाने का काम करते हैं, एकता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके विचार के अंदर से हो सकता है कुछ बात ऐसी निकल के आ जाए जो प्रशासन को पसंद आ जाए, या प्रशासन को समझ में आ जाए कि मामला कितना गंभीर है। चलिए हम अलग अलग पहलू पर गुफ्तगू करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम में एक बार फिर आपसे। ये बोलिए, आजकल ये मामला बहुत सुर्खियों में है, क्या कहेंगे इसके पर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले तो अपना परिचय करा दूँ। मैं सैफ पठान, नारेगांव से, औरंगाबाद। मैं एक समाज सेवक हूँ, मैं किसी पार्टी का तो नेता नहीं हूँ। मैं असल ये बात आपको बता दूँ तो सलाम है उस बेटी के ऊपर जिसने अपनी बहादुरी को और अपने हौसले को और अपने सलाहियत को और सही जगह के ऊपर जो है तो इसको इस्तेमाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक मुसलमान होने के नाते से ये बात तो नहीं कह दूँ कि वो मुस्लिम मेरी बेटी है। मैं तमाम हिंदुस्तान के वासियों से और तमाम बेटियों से ये बात कहूँ, अगर से हर बेटी हमारी हिंदुस्तान की, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, ऐसे हौसले बताने लग जाएगी तो काश जो दरिंदे आज हमारे बेटियों के ऊपर गलत नज़र रखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हमारे हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात ये मैं बता दूँ, आज जो मसले हमारी बेटी के बारे में, जो आज पर्दे के बारे में जो चल रहा है, अब ये मैं बात आपको बता दूँ। सबसे पहले तो ये गीता के अंदर भी जो है तो पर्दे का जिक्र किया गया है, कुरान में है, बाइबल में है, हर हिंदू धर्म की किताब के अंदर। जैसे राम और उनके भाई का नाम तो लक्ष्मण है, कभी ज़िंदगी में ये तस्कीरा गीता के अंदर मिलता है कि कभी भी अपनी भाभी की शक्ल उन्होंने देखी नहीं। इससे जाहिर मालूम होता है हमारे हिंदू भाइयों को भी कि पर्दे के अंदर कितनी अहमियत है। आज जो मसला हमारे बुरखे के बारे में जो तमाम हिंदुस्तान के अंदर जो है तो इसके अंदर सियासतदारों ने जो है तो उसको एक सियासत का मोड़ दे दिया है।
आज यूपी के अंदर जो इलेक्शन चल रहे हैं, मुझे तो लगता है ये कई दिनों से इसकी प्लानिंग होंगी कि अब आने वाले इलेक्शन यूपी के अंदर है, इसको अब बहुत से मसले, मस्जिद, मंदिर, गुलाल, ये बहुत से मुद्दे जो है तो बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इन्होंने जो है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये मुद्दे उठाकर जो है तो राजकारण को मोड़ दिया। और आम मुद्दे उनके पास बचे नहीं, तो हमारे जो है तो हिजाब के ऊपर, बुरखे के ऊपर इन्होंने जो है तो ये मुद्दा लाके खड़ा कर दिया। ये सारी बातें ये राजकारण की है। आज हमें तमाम पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम नौजवानों को आज जो दुनिया के अंदर बेरोज़गारी, आज नौकरियां से बदहाली, तमाम हिंदुस्तान के अंदर आज वो हालात है, तो तमाम सियासतदारों को जो है तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है तो बात करना चाहिए। आज इन्होंने जो इसको जो बुरखे को जो है तो इसका एक इशू बना दिया कि बड़े बड़े सियासतदार, ये मसला सिर्फ यूपी के जनता को वर्गलाने का काम किया जा रहा है साहब। ये मैं बात आप यानी इसकी मैं निंदा भी करता हूँ कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी माँ बहनों के साथ में। और हिजाब के बारे में जो आज तमाम मुसलमानों के जो बड़े बड़े मोर्चे उठ रहे, बड़े बड़े शोर शराबा चल रहा, बहुत अच्छी बात है, मैं इसके फेवर में हूँ। लेकिन ये कहाँ तक दुरुस्त है? जो आज बदहाली, हमारा हिंदुस्तान बदहाली के अंदर गुजर रहा है, इसके बारे में दीगर पार्टियां ने कितनी आवाज़ उठाई। अब इसके बारे में जो आज हमारे बुरखे के बारे में जो बातें हमने बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर भी देखी है, बाज़ आज बड़े बड़े चैनलों के ऊपर भी आ रही है। अब इन्होंने ये बोल रहे कि भाई बुरखे की अंदर क्या ज़रूरत है, यानी हिजाब की क्या ज़रूरत है, और हर स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म होना चाहिए। मैं तो मेरे तरफ से मैं कहना चाहूँगा साहब, तमाम हिंदुस्तान की बेटियों को पर्दे के अंदर, हिजाब के अंदर, हिजाब का यूनिफॉर्म देना चाहिए, हिजाब की शक्ल में, कि हमारी माँ बहन बेटी हमारी जितनी भी दुनिया के अंदर जो है ये पर्दे में रह सके। और भेड़ियों की जो भेड़िए उनके माँ बहनों के ऊपर जो तो गंदी नज़र डालते हैं, आज जो दुनिया के अंदर जो बलात्कारी होती है, ये भेड़ियों के ऊपर नज़र ना डाले, ये भेड़िया उनके ऊपर नज़र ना डाले, ताकि हमारी बहू बेटियों की, हमारी माँ बहनों की इज्जत इससे जो है तो सलामत रह सके। मैं तो पूरे तमाम शासन प्रशासन और जितनी भी दुनिया के अंदर जो स्कूल चल रहे हैं, इसको हिजाब की शक्ल के अंदर यूनिफॉर्म देना चाहिए। सर, जैसा आपने कहा कि हिजाब को तो मतलब यूनिफॉर्म देना चाहिए, लेकिन आप मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि भाई आप हिजाब पहनो मत, बुर्का पहनो मत। क्या आपको लगता है कि मामला थम जाएगा कि क्या यूपी चुनाव तक सीमित रहेगा? देखो, जब भी हमारे जब इंडिया के अंदर 5 राज्यों के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, जब भी देखे, देखो तमाम ये जनता से मैं बात भी कहूँगा और मैं कहते भी रहता हूँ और बिंदास बातें करते रहता हूँ। ये सबसे ज़्यादा जो है तो 2 फिरकों की जो ये प्लानिंग जो चल रही है, 2 फिरके आप समझ गए होंगे बात के, मैं खुल के नहीं बोलूँगा। आज 2 फिरकों के अंदर जो बातें, जो हिंदू मुस्लिम की जो बातें चल रही है ना, ये सिर्फ सियासत है, सिर्फ सियासत को गरमाना है। जिस दिन ये इलेक्शन थम जाएंगे, ये मामला भी जो थम जाएगा। जब तक इलेक्शन चल रहे, अब देखो मीडिया रोज़ बता रही है, रोज़ डिटेल जो है तो गोदी मीडिया जो है ना, गोदी मीडिया के ऊपर खोल कर देख लो आप, पूरा सबसे ज़्यादा प्रचार तो रहेगा एक तरफ, वहाँ के यूपी के इधर के जो है तो उधर के जो इलेक्शन जो है तो गोदी मीडिया बताती थी ना, वो तो ख़त्म कर दिए। सबसे ज़्यादा गोदी मीडिया के ऊपर आ रहा है पहले हिजाब, पूरा टोटल आप खोल कर देखो, जब भी चैनल खोले तो वही नज़र आ रहा है। तो ये सबसे पहली बात तो ये जो मीडिया है लोगों को गुमराह करने की काम कर रही है, और ये सियासतदार भी लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सर, अब ये तो बात हो गई हिजाब की और पर्दे की। अभी 2-3 दिन पहले हम इसी चैनल के माध्यम से आए थे नारेगांव में, तो ये मांडकी जो गांव है वहाँ पर 88 एकड़ ज़मीन का जो एक फिर मामला सुर्खियों में आया है, और यहाँ पर एक आप ही के वार्ड में उनका इस्तकबाल भी हुआ है, मिर्ज़ा नाम है उनका। तो क्या कहेंगे आप, यानी कि खुशाइंदा बात है आपके वार्ड के लिए, ताकि वह कब्रस्तान है, स्कूल है, कॉलेज के, इसके बारे में कोई आपको कोई नेक मशवरा है ताकि वो भी सामने आ जाए? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है।
कुछ बातें गुमराह करने वाली होती है, गुमराह करने वाली। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं देखा हो, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारा नाम भी होगा। अब ये बताओ, तुमको ये ज़मीन औकाफ की है, ये बात मानता हूँ, और ऐसी ज़मीनें औरंगाबाद के अंदर जो बहुत सी औकाफ की, जैसा आपने औकाफ के बारे में मुझे बात छोड़ा है, ये पर्दे के बारे में जो बात चढ़ी थी हिजाब के अंदर, आपने मोड़ को जो है तो इसको मोड़ दिया है माशाल्लाह। बहुत पूछा आपने मानके के बारे में जो चल रहे हैं। तो अब मैं तुमको एक बात एकदम बिल्कुल खुले अंदाज से बता दूं, औरंगाबाद के अंदर, सिर्फ औरंगाबाद के अंदर, बाकी के आप छोड़ दीजिए। ऐसी हिंदुस्तान में तो कहीं का हमारी ज़मीन है, लेकिन औरंगाबाद के सियासतदार ये मसले को जो उठा रहे हैं कि भाई सिर्फ मांडकी का ही नहीं है, हमारे कलेक्टर ऑफिस, पूरा जो कलेक्टर ऑफिस है, पूरा ऊपर के जो आज हमारे कमिश्नर ऑफिस का वहाँ का ऑफिस से लेके तो कलेक्टर ऑफिस तक, यही भी ज़मीन जो है तो औकाफ की है। कारपोरेशन की ज़मीन औकाफ की है, जालना रोड के ऊपर ज़मीन औकाफ की है। जो कुछ लोगों के कलेक्टर ऑफिस के अंदर ऑफिस बने हुए हैं, आज भी वो ऑफिस बने हुए हैं, वो भी जो है तो औकाफ की ज़मीन है। ऐसी कई ज़मीन औकाफ की है, दूध डेयरी के पास से लेके तो उधर जो है तो आज बाबा पेट्रोल पंप तक, अंदर तक जो ले लो आप, करोड़ की सामने की ज़मीन, टोटल ज़मीन में बता रहा हूँ आपको, उसके डॉक्यूमेंट्स भी जो है तो मेरे पास मौजूद है, वो भी औकाफ की ज़मीन है। अब दूसरी बात, अब एक मैं बता दूं, जनता ने भी ये बात को गौर करना चाहिए। एक मेन पॉइंट की बात आपको बता रहा हूं, गंगापुर के अंदर एक ज़मीन जो चल रही है, वहाँ प्लॉटिंग का धंधा चल रहा है। कहीं प्लॉटिंग बिक चुकी है, कहीं प्लॉटिंग बिक चुकी है, उसके पेपर डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ चुके हैं। मांडकी का अंदर के प्लॉटिंग कौन बेच रहा है, इसकी तहकीकात शासन, प्रशासन, औकाफ के लोगों ने करना चाहिए। ये मैं नाम तो नहीं लूँगा अभी, मैं माध्यम से पूरे पेपर एक कंप्लेन करने वाला हूँ। जो गंगापुर के माध्यम से औकाफ की ज़मीन, कहीं सैकड़ों ज़मीन जो गंगापुर के अंदर आज मौजूद है, कहीं भूमाफिया उस ज़मीन को बेच चुके हैं, अभी बेचना चालू है। मैं अभी केस उसके ऊपर करने वाला हूं, और ये जब तक कि मैं चैन से नहीं बैठूंगा, ये भूमाफिया को जो है तो औकाफ की ज़मीन बेचने वाले को, कौन सी पार्टी का है वो नाम तो नहीं लूँगा मैं अभी, मुझे बात पूरा मुद्दा और जो मेरे पास सबूत आ चुके हैं, जो मैं आज जिस पार्टी के मुखालिफ चल रहा हूँ, उसी की पार्टी का आदमी जो है तो आज वो प्लाटिंग बेच रहा है। औरंगाबाद के मुसलमानों को क्या पैगाम देंगे आप? और उसके साथ साथ हम देखते हैं साहब के, देखो जब वक्फ बोर्ड का मसला आता है, वक्फ की ज़मीन का मसला आता है, खान साहब मैं बहुत फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, अब क्योंकि ये मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ है तो इसलिए कोई सरकारी मामला तो है नहीं, इसलिए हम बहुत खुल के गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जैसा कि मराठवाड़े के अंदर जैसा मस्जिदों में जुमा की नमाज होती हैं, तो हमारी नस्लों को बताएं ना भाई, जैसा आपने गंगापुर है, गंगापुर में कोई ना कोई जहाँ मस्जिद होंगी कि भाई देखो है मुसलमानों है, हमारे आबाजदा ने ज़मीन छोड़ी है, गट नंबर ये है, मौजा ये है, इनाम ये है, ये बताने का वक्त आ गया। हो रहा क्या है कि हम बस खौम बस पर्दा और बस कोई जज्बाती बात आ गई, उसके अंदर पूरी खौम भाई जा रही और हमारा पूरा सत्यानाश हो जा रहा। जबकि वक्फ बोर्ड को संभाल लिया हमने, न किसी भीख मांगने की जरूरत, न एक रुपया मांगने की जरूरत। अब इतनी बड़ी बात, इतनी कड़वी सच्चाई, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, कई सीनियर से मैंने सुना है, दानिश्वर से सुना है। तो साहब ये वक्त नहीं आ गया कि मस्जिदों में चर्चा हो, क्योंकि हालात बदल रहे ना। अगर ये नहीं बताएंगे तो हमारे बच्चे कौन बताएंगा? हम तो समझेंगे सरकारी जमीन है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखो, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। मैं बहुत आज हमारे जो नेता औरंगाबाद के अंदर मौजूद है, मैं मस्जिद और उलमा की बात कर रहा हूँ साहब, सुन लो, उस मोड़ पे बात लूँगा मैं। हमारे आज औरंगाबाद के अंदर आज हमारे जो मुसलमान के नेता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमको खुशी है, उनसे कोई हमको बैर नहीं है। सबसे पहली बात तो हम जब भी सवालात करने जाते हैं कि भाई हमारे महल्ले का विकास है, बड़े बड़े मसाइल है, औकाफ की ज़मीन है, इसके बारे में आप मुद्दा उठाओ, हम बार बार जाते रहे, बात पूछते रहे, कहा कि उन्होंने कहा कि 25, हमको तो 3 साल हो गए, 25 साल में चंद्रकांत खैरे ने क्या किया। भाई हम ये पूछते हैं कि वो नेता भाई हमारे हिंदू भाई का था, 25 साल के अंदर उन्होंने बहुत प्रगति कर दी, पूरी हर चीज़ की सहूलत ही दी थी। अब उनको तो हमने कभी वोट नहीं दिया, वोट तो हमने इनको दिए, तो हम इनसे सवाल करेंगे। अब रहा सवाल उलमा के बारे में, आपने पूछा कि मस्जिदों के अंदर तस्करा करे। साहब,
हमारे नेता, मुसलमान नेता जो है, कुछ उलमा इकराम अगर से सियासत में आ जाए, आज उलमा इकराम कभी सियासत में आ जाए तो उनके पेट दुखने लग जाते। उलमा कभी रोड पे आ जाए, एक आंधी बाइट के अंदर आ जाए, एक आंधे प्रोग्राम में कभी उलमा इकराम आ जाए, तो वही बातें जो चर्चा चलती मार के अंदर, अब उलमा को कुछ काम नहीं रहा, सियासत में आ गए तो उलमा इकराम बोलते हैं इनको तो मस्जिद इमाम बनना चाहिए, यानी किसी मदारिस का जो है तो मौलवी बनना चाहिए। अरे धिक्कार है। वो आज तुम बताओ, आज उनको तुम मना करते हो सियासत के अंदर आने से। वो एक मौलवी होता है जिसकी तनख्वाह 3,000, 4,000, 5,000 रुपये होती है, उसमें वक्त गुजारा करता है, और तुम जब भी वो सियासत में आ जाते तो तुम्हारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब उलमाओं की जैसी बात बोले तो वही उलमा जो है तो अपने अपने खामोश बैठ जाते हैं, वो किसी बारे में कोई बात नहीं कहते। जान दो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है हमारे इसके अंदर गुजारा हो रहा। तो किस बात पर उलमा इकराम रोडों पे आएंगे साहब? तुम्हारे ही पेट दुखते हैं। उलमा इकराम जो है तो सियासत में किसी मीडिया के अंदर आ जाए तो अरे अल्लाहु अकबर, वो मौलाना तो मीडिया में आया, अरे वो मौलाना तो मीडिया में दिखा। अरे साहब 50 बातें निकलती है, कौन से बेस पे, कौन सा मुंह लेके जो है तो उलमा इकराम रोड पे आएंगे? पता ही है। इस तरह से आपने साहिब खान पठान के वास को सुना, और जैसा हमारा मुद्दा था हिजाब को लेकर, तो हमारी भी कई कोशिश है कि एक लोकशाही माध्यम से ये बात को अच्छे अंदाज से प्रशासन तक पहुंचाया जाए, ताकि आने वाले समय में दोबारा घटना ना हो। और एक हमने एक दूसरा विषय से छेड़ा था, खासकर वक्फ ज़मीनात के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए बहुत शॉर्टली ये कहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि हमारी मस्जिदों के अंदर, पूरे महाराष्ट्र की मस्जिदों के अंदर वक्फ के मसाइल को लेकर भी कुछ ना कुछ 10 मिनट आधे घंटे की बातचीत हो। ये कोई सियासी बात नहीं है कि मस्जिद में करेंगे तो गुनाह हो जाएगा या ये बात नहीं करना चाहिए, नहीं। क्योंकि जब वक्फ बोर्ड का मसला आता है, वक्फ की ज़मीनात का मसला आता है, वो यतीम, गरीब, यसीर की ज़मीनात होती हैं, और कहने के हमारे उलमा उसको बेहतर ढंग से हल कर सकते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। अब देखिएगा, अभी गंगापुर का मसला आया और आपको बड़ी हैरत होगी, और मुझे बोलने में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही है कि मैं औरंगाबाद का रहवासी हूँ और मुझे भी नहीं मालूम था कि गंगापुर में वक्फ की ज़मीन है, जबकि आज मेरी उम्र 50 से 51 साल है। तो बताइए कि मैं फिर अपने बच्चों को क्या बताऊं, क्या जानकारी दूं कि वक्फ बोर्ड किसको कहते हैं, वक्फ की ज़मीनात किसे कहते हैं। इसलिए मेरी तमाम उलमा इकराम से अदबन गुजारिश है कि थोड़ा हौसले को बढ़ाइए, क्योंकि यही आप लोग थे जब देश आज़ाद हो रहा था, हमारा भारत देश आज़ाद हो रहा था, तो कलकत्ता से लेकर रावलपिंडी तक जो आज पाकिस्तान में है, कई दरख्तों पर आपकी लाशें लटकी हुई थी। ये तारीख गवाह है, ये तारीख में सुने हरफों से लिखा हुआ है। यानी आपने इतना बड़ा मुजाहिदा दिया, इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी। खैर, आपको ये मिसाल देने का मकसद ये है, आज तो आपको इतनी कुर्बानी देने का मकसद भी नहीं है, ना फांसी पर लटकने का मकसद भी नहीं है। सिर्फ अपने अधिकार के लिए, अपने हुकूक के लिए जो वक्फ बोर्ड को बनाया गया है, कानून सरकार ने बनाया है, इसीलिए बनाया है ना कि देखभाल हो। अगर उनसे कोई कम कोताही हो रही है या लापरवाही हो रही है या जो भी हो रहा है, तो आप आगे बढ़िए। आप ये मत सोचिए कि भाई सरकार का काम है, वक्फ बोर्ड का मामला है, हम मस्जिद छोड़ के कैसा जाना, ये नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप खुल के मस्जिद में बयानात नहीं बोलिए कि औरंगाबाद में फला मस्जिद की फला एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ जमीन गंगापुर में है, वैजापुर में है, वालूज में है, पंढरपुर में, जहां भी है, ये आप गट नंबर के साथ बोलिए, ताकि आने वाली नस्लें वाकिफ हो सके। और हो सकता है कि हमारे जाने के बाद या आपके जाने के बाद ये नस्लें उसका दिफा कर सके और उसको कुछ काम में ला सके। ये बहुत वक्त की जरूरत है साहब। इसको मैं बहुत कम, मैं चाहूं तो 3 घंटे ले सकता हूं दर्द के साथ, लेकिन अब थोड़ा मैं समझ जाइए। और मैं समझता हूं कि आप उठिए। अगर आप नहीं उठेंगे ना, तो याद रखिए कल यौम आखिरत में आपसे हिसाब तलब किया जाएगा। हमने बोल के हमारा हक अदा कर दिया, तो उम्मीद करते हैं जिसके पास जितनी कुव्वत है, सलाहियत है, ताकत है, आप बढ़िए। क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड को, मसाइल को अगर हम काबू पा लेते हैं, वक्फ की ज़मीनात को हम वाकई सही मानों में अपने हैंडओवर करते हैं, तो हमको ना किससे भीख मांगने की जरूरत, ना मदद मांगने की जरूरत, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जब इतना बड़ा वसाइल हमारे पास खजाना मौजूद है, तो समझ में नहीं आता तमाम जो सियासतदान हैं ये एकजुट होकर बड़ी ताकत के साथ रोड पे क्यों नहीं आते, क्यों संघर्ष नहीं करते, ये भी कई सवाल उठ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इस दर्द को आप समझेंगे और कुछ अच्छा करने की आप कोशिश करेंगे।